है दोस्तों। हफीद अपने शानदार महल में खड़े एक आईने में देखते हुए अपनी कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं। फिर मुड़कर अपने वेयर हाउस की तरफ जाने लगते हैं, जहां उनका एक बुक कीपर इरास्मस उनका वेट कर रहा होता है। देखते हैं हफीद को ग्रीट करता है। हफीद अपने वेयर हाउस की तरफ देखने लगते हैं, जहां देश विदेश से सामान आया होता है और उसे वेयर हाउस में रखा जा रहा होता है। उसमें खाने पीने की चीज़ों से लेकर महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, जैसे कीमती पत्थर, लेदर का सामान और भी बहुत कुछ। फिर हफीद इरास्मस से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हमारे वेयर हाउस में कितनी का माल होगा। तो इरास्मस कहते हैं, शायद मैंने अभी इसका हिसाब तो नहीं लगाया, लेकिन करीबन ये 7 मिलियन गोल्ड टैलेंट्स के होते होंगे, और अगर एम्पोरियम को भी जोड़ दिया जाए तो फिर कितना हो जाएगा। तो इस पे इरास्मस कहते हैं, शायद वो भी करीब 3 मिलियन गोल्ड टैलेंट्स के आसपास के होंगे। इस पर हफीद कहता है, अब गौर से सुनो, इन सारे माल को जल्द से जल्द बेचकर इसे गोल्ड में बदल दो। इस पर इरास्मस चौंक कर कहता है, शायद मुझे माफ़ कीजिए, पर यह तो हमारे बिजनेस का सबसे अच्छा साल साबित हो रहा है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हफीद कहते हैं, मेरे साथी, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, और हाँ, जो भी हमारे वफादार लोग एम्पोरियम को आज तक संभाल रहे हैं, उन्हें उनका मालिक बना दो, और साथ ही 5000 गोल्ड टैलेंट्स भी दे दो, ताकि वे अपने हिसाब से बिजनेस कर पाएँ। और तुम, क्योंकि मेरे सबसे अच्छे एसेट साबित हुए हो, तुम अपने लिए 50,000 गोल्ड टैलेंट्स रख लो, और मेरे लिए बस इतना रखना जितना से मैं बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सकूं, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए। ये सुनकर इरास्मस के आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर है ऐसी बातें वही करते हैं जिनके दिन बस गिनती के बचे हों। चूँकि ये हफीद की ख्वाहिश थी, इसलिए इरास्मस उस सभी को उसके एम्पोरियम के मालिक बना देता है और बाकी बचे पैसे गरीबों में बांट देता है। इरास्मस अपने काम कंप्लीट करने के बाद एक मैसेंजर से खबर भिजवाता है कि उसके बाद हफीद इरास्मस को मिलने के लिए एक खास जगह बुलाता है। और जब इरास्मस हाफिज से मिलता है तो रूहासा आवाज़ में कहता है, शायद मैंने आपकी कई बातों के अनुसार पूरा कर दिया। कल तक जो आपके नाम का था वो अब दूसरों के नाम हो गया है। वेयर हाउस बिल्कुल खाली हो गया है। अब आप प्लीज़ मुझे बताइए कि वो बात क्या है। इसके बाद हफीद उसे अपने पीछे चलने को बोलते हैं। चलते चलते एक ख़ास जगह पहुंचते हैं दोनों, जहां से एक खुफिया रास्ता गया होता है। लोगों का मानना ये भी होता है कि उस जगह हाफिद ने सबसे कीमती जवाहरात, रुपए छिपाए होते हैं। लेकिन जब इरास्मस वहाँ एक कमरे में पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ बस एक लकड़ी का संदूक पड़ा होता है, जिसकी चाबी हफीद के पास होती है। और जब उसे खोला जाता है तो उसमें ना कोई हीरे जवाहरात होते हैं, ना ही पैसे, बल्कि कुछ स्क्रॉल्स पड़े होते हैं, जिससे हफीद अपने सीने से लगा कर कहते हैं, ये है मेरा सबसे बड़े सक्सेस का राज, जिसकी वजह से मैं अपना कुछ अचीव कर पाया। मेरी सारी खुशियों, अमीरी, हैप्पीनेस का राज, जिसे कोई भी अगर अप्लाई करेगा अपनी लाइफ में तो वो ये सारी चीज़ें अचीव कर सकता है। इस पर इरास्मस बोलता है कि शायद जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप तो बहुत ही काइंड इंसान रहे हो। आपने हमेशा लोगों की मदद की है, तो ये बात आखिर आपने लोगों से क्यों छुपाई? आपने लोगों को क्यों नहीं बताया ताकि वो भी अमीर बन पाएँ? इस पर हफीद कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ ताकि तुम सारी बातों को समझ सको कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसे शेयर क्यों नहीं किया अभी तक। तो बात यह है, मैं एक मामूली सा केमल बॉय था, जिसे पैथरोस नाम के एक आदमी ने मुझे पाला था। जब मेरी माँ और बाप दोनों का डेथ हो गया, उन दिनों मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। वो लड़की एक अमीर बाप की बेटी थी, इसलिए जाहिर है उसके बाप एक केमल बॉय से शादी तो बिल्कुल नहीं करता। इसलिए मैंने पैथरोस, जो कि उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति था, मैंने उससे जाके पूछा कि शायद मुझे अमीर बनना है। तो इस पे पैथरोस कहते हैं, ये अचानक से तुम्हें क्या हुआ, ये क्या धुन लगी तुम्हें? इस पर मैंने अपने प्यार के बारे में बताया। तो फिर पैथरोस ने कहा कि देखो, मैं अमीर बना क्योंकि मैंने सेलिंग करना सीखा था। सेलिंग करने का ज्ञान मुझ में आया और मैं ग्रेटेस्ट सेल्समैन बना। तो अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें सेल करने की कला सीखनी। इसके लिए मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। तुम बैथलेहम जाओगे कुछ कंबल बेचने के लिए, और एटलीस्ट तुम्हें एक कंबल तो सेल करना ही पड़ेगा अपने को साबित करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें बताता चलूँ कि बैथलेहम में सेलिंग कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत सारे सेल्समैन गए, लेकिन उन्हें नाकामयाबी ही मिली। लेकिन मैंने कई सालों पहले सेल की हुई है वहाँ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा, जिस तुम हमेशा याद रखना।
फेलियर विल नेवर ओवरटेक यू इफ़ योर डिटर्मिनेशन इज स्ट्रांग इनफ। उसके बाद हफीज़ जोश जोश में चला जाता है, लेकिन 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, हफीज़ एक भी कंबल सेल नहीं कर पाता है। तो एक दिन एक केव से गुजर रहा होता है तो उसने कुछ आवाज़ें सुनी होती है। जिसे पास जाकर देखता है तो वहाँ एक न्यू बॉर्न बेबी जो कि ठंड से कुकर रहा होता है। उसे देखकर हफीज़ बिल्कुल दयावान हो जाता है। वो एक कंबल उठाकर उस बच्चे को दे देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है कि वो शिट, ये मैंने क्या किया, अब मैं पैतरस को क्या जवाब दूँगा। उसे अपने आप पर गिल्ट हो रहा था कि वो एक भी कंबल सेल नहीं कर पाया था, उल्टा वो लॉस कर चुका था। जैसे ही वो लौटा तो देखता है कि गेट पर पैतरस उसका इंतज़ार कर रहा होता है, आसमान की तरफ देखते हुए। ये सब देखकर हफीद को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और वो सारी बातें सच सच बता देता है। जिसके बाद कहता है पैतरस कि ठीक है हफीद, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। और कुछ दिनों के बाद पैतरस अपने इस मैसेंजर को भेजता है, हफीद को बुलवाता है, और जब हफीद उसे देखता है तो हैरान हो जाता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही पैतरस काफ़ी हेल्दी थे और आज सही से उठकर बैठ भी नहीं पा रहे थे। वह उनकी आवाज़ में सही से आ भी नहीं रही थी और आवाज़ें लड़खड़ा रही थी, और उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ को हफीद को अपने पास बुलाता है। हफीद, क्या तुम सच में अभी भी एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हो? तो हफीद कहता है जी साहब। तो कहते हैं सुनो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ अपने तक रखोगे, किसी के साथ साझा नहीं करोगे, क्योंकि जब मैंने एक ईस्ट के आदमी की जान बचाई थी तो उसने मुझे ये दी थी, और साथ ही ये भी कहा था कि इसे सिर्फ अपने तक रहने पर, किसी और को नहीं देना। और जब तक तुम्हें संकेत ना मिले कि ये वस्तु किसे देना है, तब तक तुम अपने पास ही रखना। याद है तुम जब बैतलहम से वापस लौट रहे थे तो मैं तुम्हारा इंतज़ार बाहर क्यों खड़े कर रहा था? उस दिन एक बहुत ही चमकदार सितारा बैतलहम से चमकर, और जैसे जैसे तुम मेरे तक आए वैसे वैसे वो दिखा, और साथ ही उस दिन के बाद से मेरी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। तब से मुझे ये पक्का यकीन हो गया कि वो इंसान कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही हो। देखो, इस संदूक में 10 स्फॉल्स है जिसको तुम्हें हर हाल में अप्लाई करना है, और जिससे तुम वो हर चीज़ पा सकोगे जो तुम्हारी ख्वाहिश है। लेकिन कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी ही। तुम ये सीक्रेट छुपा कर रखोगे सबसे, और जब कोई ऐसा संकेत मिल जाए कि ये संदूक किसे पास करनी है तभी पास करोगे। और दूसरी ये कि जो भी तुम कमाओगे उसका आधा गरीबों में दान करोगे। इस संदूक में 100 गोल्ड टैलेंट्स हैं, इसका तुम बिजनेस करने में लगाओगे। मैं चाहूँ तो तुम्हें काफ़ी दौलत दे सकता हूँ, लेकिन ये नियम के विरुद्ध है, इसलिए तुम्हें खुद से स्टार्ट करना है। ये संदूक लो और डेमास्कस की तरफ चले जाओ, जहाँ तुम्हें इस नॉलेज को अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और मैं अपने बचे टाइम अपने फैमिली को देना चाहता हूँ। हफीद काफ़ी इमोशनल हो जाता है और जाते वक्त कहता है पैतरस से, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ़ माई डिटर्मिनेशन इज़ स्ट्रांग इनफ। दोनों मुस्कुराते हैं और इस तरह हफीद विदा हो जाता है। जब हफीद दमास्कस शहर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ बाज़ार काफ़ी बड़ा होता है। एक से बढ़कर के व्यापारी आए होते हैं, अपने ज़ोर शोर से चीज़ें बेच रहे होते हैं। वो सारे काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे होते हैं हफीद को। ये देखकर हफीद काफ़ी नर्वस हो जाता है और वो सोचता है कि मैं इन सारों से कैसे कम्पीट करूँगा, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, लगता है इस बार मैं हार जाऊँगा पिछली बार की तरह। तो चलते हफीद एक मुसाफिर खाना में पहुँच जाता है, जहाँ वो फ्रेश होकर अपनी आँखें बंद करता है और गहरी नींद में सो जाता है। और अगली सुबह वो जब उठता है तो देखता है कि काफ़ी चिड़ियों की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही होती है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे बहुत सारी झुंड में चिड़िया दिखाई देती हैं जो चहचहा रही होती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चिड़िया जो कि छोटे से छेद से हफीद के कमरे में आ जाती है। ये सब देखकर हफीद को उसके मास्टर की बात याद आती है कि फेलियर विल नेवर ओवरटेक यू इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। उसके बाद हफीद उन स्कोर्स को पढ़ना स्टार्ट करता है, जिसमें उसमें पहला स्कोर्स मिलता है जिसमें लिखा होता है टुडे आई बिगिन अ न्यू लाइफ। आज से मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। पास्ट के सारे बुरे एक्सपीरियंस को बुला दूँगा। मैं फेलियर को फेलियर की तरह नहीं देखूँगा, मैं उनसे सीख कर उनसे आगे बढ़ूँगा। इंसान जिसने सक्सेस अचीव की है या फेलियर रहा है, वो बस अपनी आदतों की वजह से। आज से मैं अच्छी आदतों का गुलाम बनूँगा
मैं अपने अंदर डिसिप्लिन लाऊंगा। इसकी शुरुआत मैं प्रत्येक स्क्रॉल को 30 दिनों तक रीड करूंगा, दिन में 3 बार। इससे मेरी अच्छी आदतें सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ जाएगी, जो कैपेबल है किसी भी चीज़ को अचीव करने की। आज से मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगा। स्क्रॉल मार्क नंबर 2, आई विल ग्रीप दिस डे विद लव इन माई हार्ट। मसल एक ढाल को तोड़कर एक इंसान की जान ले सकती है, लेकिन सिर्फ प्यार से ही किसी के दिल में जगह बना सकते हैं। अब से मैं प्यार को सबसे बड़ा अपना वीपन बनाऊंगा। लोग मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं, मेरे डिस्काउंट देने पर इवन वो सच भी कर सकते हैं, मेरे पहनावों को गलत कह सकते हैं, लेकिन मेरे प्यार से वो नहीं बच सकते। मैं आने वाले ईच डे को बड़े प्यार से ग्रीट करूँगा। मैं सूरज की गर्मी को प्यार करूँगा, जो मेरे हड्डियों को मजबूत करता है। मैं बारिश को लव करूँगा, जो फॉरेस्ट बनने में हेल्प करती है, जिससे खेती होती है और हमें फूड्स मिलती है। मैं अपने रास्ते में आने वाले सारी चुनौतियों को प्यार से वेलकम करूँगा, जो मुझे ग्रो करने में हेल्प करेंगी। मैं सभी से प्यार करूँगा, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ न कुछ अच्छी क्वालिटीज़ तो ज़रूर होती है। मैं अपने दोस्तों से लव करूँगा जैसे वो भाई हों। मैं अपने एनिमीज़ की भी सराहना करूँगा जैसे वो मेरे दोस्त बन जाएंगे। मैं किसी से भी बैठ नहीं रुकूंगा, अगर प्रेस करनी हो तो सबके सामने करूँगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं खुद से प्यार करूँगा। मैं अपने अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी को नहीं लाऊंगा, अगर और दो से दूर करूँगा। और इस तरह से मैं एवरी डे को प्यार के साथ ग्रीट करूँगा, जो मुझे अल्टीमेटली ग्रेट सेल्समैन बनने में मेरी हेल्प करेगी। तो ये थे बस 2 स्क्रॉल्स। और भी बाकी के स्क्रॉल्स को जानने के लिए कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आप और भी इस तरह की वीडियो को देख सकें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।